हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सभी का। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और मैं हूं वेद। लगातार जारी छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की क्लास आज 15वीं क्लास है। और आज हम क्या देखेंगे भाई, हम बात करेंगे अध्याय 10। ठीक है, और अध्याय 10 क्या बोलता है? नियंत्रण। पिछली क्लास में जो है लाइट ऑफ हो गया था, कहने का मतलब बैटरी नहीं था, जिसके कारण से बीच में मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो हो चुका था हमारा 54, धारा नंबर 54 हो चुका था भाई। पिछली क्लास की यदि हम बात करें तो धारा नंबर 54 का क्या है, हो चुका था। ठीक है, और 56 भी हो चुका था। सॉरी, ये 55 है, 55 है, 55, और हमारा 56 भी हो चुका था। ठीक है, और इस क्लास में हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे 57। चलिए, 57, धारा नंबर 57। चलिए, क्या बोला भाई? धारा 13 के अधीन विघटित के परिणाम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। जहां कोई मंडी समिति धारा 13 के उपधारा 2 के अधीन विघटित हो जाती है। ठीक है, कोई समिति, कोई मंडी समिति इस धारा के अंदर विघटित हो जाती है तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है भाई, देखते हैं। मंडी समिति के समस्त सदस्यों और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मंडी समिति का विघटित हो जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? धारा नंबर 57 क्या बोलता है? यदि धारा नंबर 13 के अधीन कोई मंडी समिति विघटित हो जाती है, ठीक है, कहने का मतलब एक तरह से समाप्त हो जाना। जब मंडी ही समाप्त हो जाएगी भाई साहब, तो वहां जितने भी सदस्य होंगे, मंडी के अध्यक्ष होंगे, मंडी के उपाध्यक्ष होंगे, तो उनका पद ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन से ये समिति भंग हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, उस दिन से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति के समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके समस्त कर्तव्यों का पालन प्रबंध संचालक, और इसको बार बार बोल रहा हूं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक या एमडी के पास चला जाता है। ठीक है, एमडी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे प्रबंध संचालक आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे तथा भार साधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बातें? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर धारा 13 के अधीन कोई मंडी समिति भंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है, वहां सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वहां के उपाध्यक्ष होंगे, उनका पद ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि प्रबंध संचालक जितने भी कार्य हैं उनका निर्वहन करेंगे, नियंत्रण करेंगे, कार्यों का नियंत्रण। ठीक है, देख रेख कौन करेगा? प्रबंध संचालक या एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं भार साधक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, और वो उसके एमडी के आदेश के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, तो जब अध्यक्ष नहीं रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में एमडी भार साधक अधिकारी का नियुक्ति कर सकता है। किस स्थिति में? जब समिति क्या हो जाती है, समिति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पूरी तरह से खत्म कहने का मतलब विघटित हो जाती है। समिति क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो याद रखिए, भार साधक अधिकारी के नाम से वो जाना जाएगा, जिसकी नियुक्ति एमडी करेगा। परंतु यदि एक और भी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है कि परंतु यदि भार साधक अधिकारी की भी मृत्यु हो जाए और उस या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है, या छुट्टी पे चले गए हैं भाई साहब, या इनको किसी भी कारण से, ऐसे अनिश्चित कारण से निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसे दशा में यह समझा जाएगा कि आकस्मिक पद रिक्त हो गई है, और ऐसी रीति में प्रबंध संचालक द्वारा यथाशीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति भरी जाएगी
जब तक कि ऐसी नियुक्ति न कर पा रहे तब तक कलेक्टर अपना नाम निर्दिष्ट करके भार साधक करके कार्य करेंगे। देखिए यहाँ फिर सेकंड कंडीशन है, स्टार्टिंग से मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या कहा। अगर मंडी समिति जो है मंडी समिति का विघटन हो जाता है तो वहां के अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य दोनों तीनों के पद रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? एमडी के पास चला जाएगा। एमडी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे हम कहते हैं भार साधक अधिकारी। तो भार साधक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करेगा तो ठीक है। यदि किसी कारणवश अगर भार साधक अधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देता है या छुट्टी पर चले जाते हैं या उनकी किसी कारण से निलंबित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर से एक नया व्यक्ति को चुना जाएगा। लेकिन जब तक नहीं चुना जाएगा तब तक कलेक्टर जो है भार साधक अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। इतनी बातें आपको याद रखना है इसके संबंध में। ठीक है, क्लियर है? कलेक्टर नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को, कलेक्टर जो भी नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को, ठीक है, भार साधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा और कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है, तो कलेक्टर नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। मंडी समिति में निहित समस्त संपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भार साधक अधिकारी में न्यास निहित होगा। ठीक है, ऑफिस इंचार्ज जो अधिकारी होगा, जो भार साधक अधिकारी होगा, ठीक है, उनके अंडर में सारी संपत्ति अधिनियम में रहेगी। याद रखिए उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी इंचार्ज ऑफिसर या भार साधक अधिकारी को किसी भी समय प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति भी शीघ्र की जा सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिन्हें चुना है वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर एमडी अगर भार साधक अधिकारी या इंचार्ज ऑफिसर की नियुक्ति करता है तो ऐसे कोई अनुचित कार्य होने पर भार साधक अधिकारी को उस पद से हटा सकते हैं। ठीक है, किसकी पावर है? एमडी की पावर, याद रखेंगे। उपधारा 1 के अधीन भार साधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत की जाए मंडी समिति निधि से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मंडी समिति निधि हम देख सकते हैं। ठीक है, एक फंड था मंडी समिति निधि। ठीक है, मंडी कमेटी फंड था जिसको हम कहते थे। वहां वहां जितने भी पैसे आएंगे उसका जो है हम देखे थे डिफरेंट डिफरेंट जो है कार्य होता था और मंडी समिति निधि से जो वेतन भत्ते सबको मिलते थे। तो यहाँ भी ये भी कहा गया है कि जो भी वेतन होगा, भत्ते होगा, वो प्रबंध संचालक द्वारा नियत की जाएगी कि इस भार साधक अधिकारी या इंचार्ज ऑफिसर को कितना भत्ता कितना वेतन मिलेगा। और ये भत्ता वेतन जो भी है वो मंडी समिति निधि, ठीक है, या मंडी कमेटी फंड जिसको हम बोलते हैं वहां से प्राप्त होगा। ठीक है, और मंडी समिति निधि जो है, जो भी बाद में हमने ये भी कहा था कि मंडी समिति निधि या मंडी कमेटी फंड में जितने भी पैसे आते हैं वो किसी जो बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के तहत जो भी बैंकिंग इस पर कार्य करती है, इस अधिनियम इस नियम पर, तो वहां ये पैसा जमा हो सकते हैं या राज्य सरकार द्वारा जो भी वो कहा गया है उस बन में जमा की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा हम देखे थे भाई कहाँ? मंडी समिति निधि में। चलिए, यथा पुनर्निश्चित मंडी समिति के प्रथम साधारण सम्मेलन के लिए नियत की गई तारीख से भार साधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर फिर से मंडी समिति का पुनर्गठन किया जाता है, मंडी समिति, तो मंडी समिति का पुनर्गठन होगा तो जाहिर सी बात है फिर से वहां अध्यक्ष बनेंगे, फिर से उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर से सदस्य को बनाया जाएगा और उसके बाद जो प्रथम सम्मेलन होगा वहां के बाद जो है ऑटोमेटिक जो भार साधक अधिकारी है, इंचार्ज ऑफिसर है, उसका पद ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा। ठीक है, पद नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए, ये बातें थी। अब देखते हैं धारा नंबर 57 का 57 का धारा नंबर 57 का निर्वाचनों को मुलतवी करने की राज्य सरकार की शक्ति। मुलतवी कहने का मतलब है आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करना। ठीक है, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है, या एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना। ठीक है, आगे बढ़ा देना। ठीक है, आपने सुने होंगे कोई अदालत में आपने सुने हैं, ठीक है, कि ये जो है जो जिस संबंध में कार्यवाही होगी तो क्या बोला जाता है अदालत में कि ये कार्यवाही इस दिन तक या 1 हफ्ते तक या 4 दिन तक मुलतवी की जाती है।
आपने अदालत में सुनेंगे, फिल्मों में जो अदालत दिखाए जाते हैं उसमें भी आपने सुने होंगे कि ये कार्यवाही इस दिन तक के लिए मुलतवी की जाती है। इसका मतलब क्या है, वो जो सुनवाई होगा वो जिस दिन तक तारीख तय की गई है उस दिन होगा, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये कार्यवाही इस दिन तक की मुलतवी की जाती है, ऐसा आपने सुने होंगे। ठीक है, तो वही बात है निर्वाचन की मुलतवी। तो निर्वाचन को आगे बढ़ा सकता है, इसकी पावर किसके पास रहेगी भाई, राज्य सरकार के पास रहेगी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कब तक आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, 1 साल तक आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ये है और पहले से बता देते हो कि 1 साल तक आगे बढ़ा सकता है और मैक्सिमम 1 साल जो है 6 महीने हो सकता है एक बार में। ठीक है, इसको लेकिन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। यदि राज्य सरकार यह राय हो जाए कि ऐसी परिस्थिति में विद्यमान है जिसके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया, जो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके बनाए गए अधीन, ठीक है, उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्गत किसी बात की होती है भी, समय समय पर अधिसूचना द्वारा इसके विनिर्दिष्ट किए गए कारणों से धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन किसी मंडी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में, याद रखेंगे, एक समय में 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए भाई साहब, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। ऐसी कालावधि के लिए जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए मुलतवी कर सकती है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। लेकिन अगर संपूर्ण कालावधि की हम बात करें तो कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर संपूर्ण कार्यवाही की बात करें, संपूर्ण कालावधि की बात करें, ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 वर्ष और 6 माह। ठीक है, सॉरी मैं एक माह बोला था ना, सॉरी 1 वर्ष बोला था, नहीं याद रखिए, 3 वर्ष, कितने, 3 वर्ष और 3 वर्ष 6 माह तक के लिए पूर्ण कालावधि के लिए जो है अधिक बढ़ा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निर्वाचन, जो सदस्यों की निर्वाचन है उसको कितने दिनों तक मुलतवी की जा सकती है, एक समय में 1 वर्ष के लिए मुलतवी की जा सकती है, बढ़ा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है निर्वाचन। लेकिन संपूर्ण कालावधि की हम बात करें, पूरा कालावधि की बात करें, संपूर्ण कालावधि, तो कुल मिलाकर उसको 3 वर्ष 6 महीने तक बढ़ा सकती है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के जारी कर दिए जाने निम्नलिखित परिणाम होंगे। ठीक है, अगर अधिसूचना जारी कर देते हैं तो निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या क्या परिणाम होंगे, कोई भी निर्वाचन अधिसूचना में की गई कालावधि के दौरान नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी निर्वाचन अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान नहीं की गई जाएगी। याद रखें, निर्वाचन कार्यवाही चाहे वे किसी भी प्रक्रम का हो निराकृत हो जाएगा। ठीक है, सदस्य के रूप में निर्वाचन होने के लिए अभ्यर्थी द्वारा किए गए निरपेक्ष उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, जब निर्वाचन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें होंगी। ठीक है, उस समय तक ये हो गया धारा नंबर 57 का। अब चलते हैं धारा नंबर 58। धारा नंबर 58 क्या बोल रहा है भाई, हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व किस प्रकार होगा। ठीक है, यदि किसी स्थान मंडी समिति में किसी जो हानि, दुर्व्यय, दुर्परियोजना होता है तो ऐसे स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, कर्मचारी का क्या दायित्व होता है वो हम देखेंगे। चलिए, यदि धारा नंबर 54 के अधीन की गई जांच, ठीक है, किए गए निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन की गई संपरीक्षण के अनुक्रम में यह पाया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे मंडी समिति का प्रबंध सौंपा गया है या सौंपा गया था, ठीक है, या मंडी समिति किसी मृत या भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, भार साधक अधिकारी या इंचार्ज ऑफिसर, मंडी समिति के सचिव या उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने ऐसी समिति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी धन या अन्य संपत्ति का संदाय या उपयोजन किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए जो कि अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों या विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल हो, ठीक है, किया हो। ठीक है, प्रतिकूल हो मतलब उसके विपरीत। ठीक है, प्रतिकूल का विपरीत क्या होता है, अनुकूल, और उस विधियों के अगर अपोजिट कार्य करता है, ठीक है, उस उपबंधों, उस नियम बनाए गए का दुरुपयोग करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, तब क्या होगा, किया गया तो उसके करने या उसके संबंधित किसी सकारात्मक मत या
कार्रवाइयों में अनुमति देकर या सहमति देकर या उससे भाग लेकर निर्देश किया गया या घोर अपेक्षा या औचार के द्वारा कोई कमी या हानि कारित हो या मंडी समिति किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्योजन किया हो या कपटपूर्ण प्रतिधारित किया हो, प्रबंध संचालक स्वप्रेरणा से मंडी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति के आचरण के संबंध में उस तारीख से जिनको यथास्थिति से संपरीक्षा जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की गई है 2 वर्ष के भीतर स्वयं जांच करेगा या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा के द्वारा सेवन किए गए पदाधिकारी किए गए अन्य निर्देश किए गए अधिकारी को उस जांच के लिए निर्देश देगा। ठीक है, देखिए ये सारे ब्यौरा को मैं एक लाइन में अगर बात करूं तो धारा नंबर 54 क्या बोलता है, देखिए धारा नंबर 54 के अधीन अगर कोई भी समिति का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे अध्यक्ष हो सकता है, वहां का उपाध्यक्ष हो सकता है, सदस्य हो सकता है, या भार साधक अधिकारी हो सकता है, या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी हो सकता है, कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी हो सकता है। ठीक है, वर्तमान हो सकता है, भूतपूर्व हो सकता है, कोई भी या सचिव हो सकता है। कोई यदि इस प्रकार से कृत्यकारी काम किया है, ऐसे कार्य जो उस मंडी समिति अधिनियम 1900 जो है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की बनाए गए उपविधियां बायलॉस या नियम के मुताबिक काम नहीं करता, उसके प्रतिकूल काम करता है, अनुकूल नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पूरा कंट्रोल एमडी ले सकता है और इसकी जांच करा सकता है कि किसने क्या किया है, क्या गलत किया है, कितना पैसा किसको दिया है, पैसा खाया है, झूठ बोला है, ठीक है, नियम के मुताबिक काम नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रति कार्यवाही होगी और एमडी पूरा कंट्रोल लेगा। साथ ही साथ एमडी जो है क्या बोल रहा है, एमडी ऐसे कंट्रोल को पूरी जांच कराएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी वही बता रही है। ठीक है, और ये 2 वर्ष के भीतर रिपोर्ट हो जाएगी, रिपोर्ट हो गई है, 2 वर्ष के भीतर स्वयं जांच करेगा, 2 वर्ष के भीतर स्वयं जांच करेगा और इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने झूठ बोला है, कोई गलत कार्य किया है, तो इसके अधिकारी को उस जांच के लिए आदेश देगा। एक अधिकारी बैठाएगी और उसकी जांच कराएगी कि एक्चुअल में वो उन्होंने किया है कि। ठीक है, तो ये सारी जो बातें यही है। नेक्स्ट, यदि उपधारा 1 के अधीन की गई जांच हो जाने पर प्रबंध संचालक यह समाधान हो जाता है कि इस उपधारा के अधीन आदेश के लिए अच्छे आधार है। ठीक है, आदेश देने के लिए अच्छे आधार है, तो ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि जिसकी उसकी संपदा विरासत में मिली हो या अपेक्षा करेगा कि आदेश दे सकेगा कि उस धन या उस संपत्ति या उसकी किसी भी भाग ऐसी से ज्यादा सहित प्रति संदाय या वापस कर दे या अभिप्राय खर्चे या प्रतिकल का ऐसी सीमा तक संदाय का प्रमुख संचय समझे। चलिए क्या कहा गया है। ठीक है, अब जांच की जाएगी। पहले तो मैंने कहा कि जो गलत कार्य करेगा, नियम बनाए गए नियम बायलॉस के विरुद्ध काम करेगा, प्रतिकूल रहकर काम करेगा, तो ऐसे स्थिति में एमडी जो है खुद जांच करेगा, अधिकारी बैठाएगा, जांच कराएगा। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि उन्होंने गलत कार्य किया है, नियम के विरुद्ध कार्य किया है, नियम को उल्लंघन किया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके पास कोई संपत्ति है तो उसको वापस लौटाएगा। किसको? समिति को वापस लौटाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, संपत्ति ले लिया है, रख लिया है, ठीक, कब्जा कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो और वो व्यक्ति मृत हो चुकी है, ठीक है, मृत हो गया है, मर गया है, देहांत हो गया, निधन हो गया, जो भी बोल सकते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उसका कोई वारिस होगा, उसको की विरासत में, ठीक है, उनके संबंध में कोई भी व्यक्ति होगा, उसका वारिस या कोई भी हो सकता है जो उसको रखा होगा। तो उसको कहा गया है यदि कोई व्यक्ति उस विरासत में मिली व्यक्ति रखा होगा तो उसको वो वापस करेगा, ठीक है, उस पैसे को वापस करेगा या उस सामान को वापस करेगा। अगर पैसे सामान नहीं है तो प्रबंध संचालक उसी सीमा पर उस सामान की वैल्यू तय करेगा या उस पैसे की वैल्यू तय करेगा और उतना उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति द्वारा उस विषय सुनवाई के युक्तिवर्ग न देगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमेशा यही बात हम बोल रहे हैं कि जब तक उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तब तक ये कार्यवाही नहीं की जाएगी। भाई आप पर ब्लेम लगा है, ठीक है, आपने कोई
जो है नियम का उल्लंघन किया है और आप पर ब्लेम लगा है, तो जाहिर सी बात है आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तभी आगे कार्रवाई होगी। ये जाहिर सी बात है, हर समय आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, मान के चले, परंतु एक और भी है, मृतक के विधिक प्रतिनिधि तक का दायित्व मृतक की उस संपत्ति की सीमा तक ही है, हुआ होगा जैसे विधिक प्रतिनिधि हाथ में प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जैसे मृत हो गया, मृत की जो, ठीक है, विरासत में जो भी मिली होगी, ठीक है, जितना पैसा बचा होगा उतना तक ही वो सीमित रहेगा आगे। ठीक है, आगे कुछ भी खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मृत को जितना पैसा मिलना चाहिए था, ठीक है, देना चाहिए, उतना तक ही वो उनको सौंपा जाएगा, मिलेगा, याद रखेंगे। उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी आदेश में व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से जो कि उसे आदेश संचित किया गया हो 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर भाई साहब, 30 दिन के भीतर, मतलब 1 माह के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा, और राज्य सरकार के आदेश के अतिथि रहते हुए प्रबंध संचालक का आदेश अंतिम एवं निश्चायक होगा। चलिए, यदि कोई व्यथित व्यक्ति कहने का मतलब है पीड़ित व्यक्ति, और पीड़ित व्यक्ति यहाँ का तात्पर्य यह है कि जो गलत कार्य किया होगा, जो नियम के विरुद्ध कार्य किया होगा और उस पर कार्यवाही चल रही है, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे व्यथित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति। और वो इस कार्यवाही से कि खुश नहीं है, उनको लगता है कि मैंने ऐसा कोई जो है कार्य नहीं किया है, गलत कार्य नहीं किया या नियम के विरुद्ध कार्य नहीं किया, तो वो अपील कर सकता है। किसके पास अपील कर सकता है? राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। कितने दिन को भीतर? 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार के आदेश के अत्यधीन रहते हुए प्रबंध संचालक का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। राज्य सरकार निर्णय करेंगे, लेकिन वो प्रबंध संचालक के अधीन रहते हुए उन पर पूरा जो है दे दिया जाएगा कि वाकई में ठीक है, सही है कि नहीं। ठीक है, तो आदेश के अधीन रहते हुए प्रबंध संचालक का आदेश अंतिम एवं निश्चायक ही होगा, ये याद रखें। कहने वालों, घूम फिर के आप राज्य सरकार के पास अपील भी करने जाओ तो निर्णय आप किसके पास जाएगा? वो प्रबंध संचालक या एमडी के पास ही जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको अपील की जो है समय मिल जाएगा, 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकते हैं। परंतु परिसीमा काल के संगणन करने में वह समय अपवर्जित की जाएगी जो कि उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है। 4, उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमेशा हम देख पा रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा, जो भी मैटर सुलझाना है वहीं पर सुलझाएंगे, एमडी सुलझाएगा, मंडी समिति सुलझाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है राज्य सरकार सुलझाएगा। यहाँ पर किसी विधि न्यायालय में, ठीक है, किसी जो है विधि न्यायालय में ऐसा कोई कार्यवाही के लिए प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न नहीं उठेगा इसके लिए। उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन किया गया कोई भी आदेश प्रबंध संचालक या आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले कोई भी सिविल न्यायालय द्वारा उसी रीति में परिवर्तन किया जाएगा। मानो कि एक न्यायालय की डिग्री हो या कोई भी ऐसे रकम जिसके संबंध में ऐसे आदेश या निवेश किया गया और भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो जो पैसा जो क्षतिपूर्ति होगी उसका भुगतान वो समिति को करेंगे। ठीक है, चलिए, फिर साथ में यदि शपथ पत्र के आधार पर जांच करने पर यह जाता प्रबंध संचालक क्या समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के जो कि इस धारा के अधीन बनाए उसके विरुद्ध पारित किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलंब करने या उसकी बाधा डालने की आशा करने पर क्या क्या हो सकते हैं? अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का व्यवन करने वाला है, या अपनी संपत्ति को या उसके किसी भाग को राज्य से हटाने वाला है, तो प्रबंध संचालक या पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो यह निर्देश दे सकता है कि उस संपत्ति या उसके किसी ऐसे भाग जिसके वह आवश्यक समझे क्या कर सकते हैं? कुर्की कर सकते हैं। कहने का मतलब कब्जे में ले सकते हैं प्रबंध संचालक, ऐसे उसके संपत्ति को, जैसे संपत्ति के भाग को प्रबंध संचालक कुर्क कर सकता है, संपत्ति को अपने अंडर में ले सकते हैं। ऐसी कुर्की का वह प्रभाव मानो कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दी गई है। ठीक है, और प्रबंध संचालक द्वारा किया गया कुर्की या प्रबंध संचालक द्वारा किया गया कब्जा, ये समझा जाएगा कि ये जो आदेश है सिविल न्यायालय की तरह दिया गया होगा। ठीक है, याद रखेंगे, संपत्ति पर जो तब उसको हम कहते हैं सिविल न्यायालय। ठीक है, तो ऐसे जो आदेश जो है वो सिविल न्यायालय देता है एज ए कोर्ट, एज वैसे आप हम समझ सकते हैं कि प्रबंध संचालक ने ये आदेश दिया है। चलिए,
59 क्या बोल रहा है भाई? 59 को समझते हैं। 59 क्या है? मंडी समिति की कार्यवाहियों को मांगने की शक्ति। मंडी समिति की कार्यवाहियों को मांगने की शक्ति। तो प्रबंध संचालक स्वप्रेरणा से, प्रबंध संचालक स्वप्रेरणा से या उसे किए गए आवेदन पर किसी भी मंडी समिति की कार्यवाही को तथा राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या उसे किए गए आवेदन पर प्रबंध संचालक की कार्यवाही को, जैसे कि दशा में हो, किसी किए गए किसी भी निश्चय या संपत्ति, किए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में तथा यथास्थिति संपत्ति समिति या प्रबंध संचालक की कार्यवाही की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने प्रयोजन के लिए मांग सकती है, सकेगा। ठीक है, चलिए, तो उसकी परीक्षा करेगा किसी मामले प्रबंध संचालक या राज्य सरकार या प्रतीत होता किसी ऐसे निश्चित या ऐसे प्रकार के मंगाई गई कार्यवाही को उपराधित किया जाना चाहिए, बात किया जाना चाहिए, ठीक है, उलट दिया जाना चाहिए, पुनरुच्चार किया जाना चाहिए और इससे आदेश के। चलिए, सारी बातें को मैं एक बार समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा था? मंडी समिति की कार्यवाही को मांगने की शक्ति तो किसके पास रहेगी? मांगने की शक्ति प्रबंध संचालक के पास रहेगी। ठीक है, कार्यवाही जो भी होगा वो प्रबंध संचालक के पास जाएगी। किसी भी मंडी समिति कार्यवाही तथा राज्य सरकार के स्वप्रेरणा से या प्रबंध संचालक के स्वप्रेरणा से, ठीक है, वो कार्यवाही अपनी तरफ मांग सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, उसकी जो है कार्यवाही कर सकता है। चलिए, फिर परंतु ऐसा प्रत्येक ऐसा आवेदन जो कि प्रबंध संचालक या राज्य सरकार को ऐसी हेतु किया जाना है, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग उस तारीख के 60 दिन के भीतर, मतलब 2 महीने के भीतर किया जाएगा। जो भी कार्यवाही होगी वो 2 महीने के भीतर किया जाएगा। जिसको वह निश्चित किया आदेश जिसके ऐसे आवेदन संबंधित है, आवेदन को संशोधित किया जाएगा। आवेदन जो भी है उसको सूचित किया जाएगा कि आपका जो है 60 दिन के भीतर ही कार्रवाई हम कर रहे हैं। परंतु यह भी है कि उपधारा 1 के अधीन कोई भी ऐसा आदेश उसके आदेश में प्रभावित पक्षों में सुनवाई का युक्ति अवसर देगा। ठीक है, बात वहीं पे से वापस लौट के आ जाती है कि भाई युक्ति तो अवसर देंगे, जो जिसके पास जो व्यतीत व्यक्ति है उनको सुनवाई का अवसर देंगे, युक्तियुक्त अवसर देंगे। मंडी समिति द्वारा किए गए निश्चित या पारित किए गए आदेश के निष्पादन को यथास्थिति प्रबंध संचालक या राज्य सरकार एक उपधारा 1 के अधीन अपनी शक्ति को प्रयोग करने पर्यंत निलंबित कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, आपको लगता है तो वो निलंबित भी कर सकेगा। ठीक है, तो यही बातें थी अध्याय 10। ठीक है, चलिए अब अध्याय 11 पर लौटते हैं। 11 क्या बोला? प्रकीर्ण। और 11 में क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड है भाई? 11 में आप देख सकते हैं, अभी जस्ट हमने देखे धारा नंबर 7 देख चुके हैं, 8 देख चुके हैं, 9 देख चुके हैं, 10 अभी देखे हैं जस्ट। ठीक है, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय क्या? प्रकीर्ण। और इसमें धारा नंबर 60 से 68 तक दिया गया। ठीक है, तो 11 बज गए आपका, 12 बज गए मंडी की सीमाओं में परिवर्तन, 13 है आपका, 13 है क्या है भाई? अध्याय 13 है नियम एवं उप विधियां हैं। ठीक है, 79 से 81 का तक। और 14 है निरसन एवं व्याख्या 82। ठीक है, तो आपका 11, 12, 13 तो कितनी है भाई? 60। तो ये आप मान के चलिए 2 से 3 क्लास आपका लेंगे। जैसे 60 में क्या है? अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की सूची। 61 क्या दिया गया है? राशियों की भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली की जाएगी। पुलिस अधिकारी की कर्तव्य 62, 63 हानि कमी तथा वसूली होने पर योग्य फीसों की बट्टे खाते डालने की शक्ति। मंडी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोक सेवक होने की शक्तियों का प्रत्युषण। फिर निर्वाचन याचिका सूचना न दी जाने की दशा में बाद का वर्जन कार्यवाही रीतियों के कारण मान्य नहीं होगी। ये 68। ठीक है, तो देखिए इसको बीच में हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ये जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे किसको भाई? धारा नंबर 60 से 68, 8, 9 जो धारा है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसका 11 हो जाएगा खत्म, और उसके नेक्स्ट क्लास में 12 भी हो जाएगा खत्म। 12 में कितनी है आप देख सकते हैं? 69 से 78।
ठीक है, ये भी 8 9 है, 69 से 78, तो ये एक क्लास, ये 11, एक क्लास तो 12, ठीक है, और 79 से 81 और एक क्लास 3, ये 3 क्लास और ये चौथा क्लास हम बोल सकते हैं, मतलब 4 से 5 क्लास आपका लगेगा। तो 4 से 5 क्लास में आपका प्रॉपर जो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 हो जाएगा। अगर 15वीं क्लास चल रही है, मान के चलिए 20 क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज को यहीं पर रहने देते हैं आज की क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, अध्याय 11 प्रकीर्ण, ठीक है, धारा नंबर 60, ठीक है, धारा नंबर 60 से धारा नंबर 68 तक। चलिए, तो क्लास को यहीं पर रखते हैं, वहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।